आपके अंदर के संपादक नेता दोनों से मेरा प्रश्न है, अगर विवेकानंद, महात्मा गांधी, जेपी, संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है, और उसके बाद से मतलब सब राम मनोहर लोहिया सबको, उनको आप अनुयायी हैं। आप जब सुनते हैं कि 10,000 रुपये मुख्यमंत्री रोजगार योजना में चुनाव के एन पहले दिया जा रहा है, आप जब सुनते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो मकर संक्रांति को 30,000 रुपये आपको देंगे, हम आएंगे तो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, हम आएंगे तो 1 करोड़ रोजगार देंगे, ये जो चुनाव और समाज की व्यथा के बीच में एक व्यापारिक कनेक्शन वोट बैंक के लिए बनाया जा रहा है, आपके अंदर का वो अनुयायी जब ये सब सुनता है तो कैसे देखता है इसको? यथार्थ ये है कि सत्ता में रहकर ही परिवर्तन संभव है अंजना जी। सत्ता में आने के लिए वो कदम जो प्रोडक्टिव तरीके से लोगों को हमारे साथ जोड़ सके वो करेंगे, लॉन्ग टर्म में लोगों को एडुकेट करेंगे। हर वो काम, चाहे हम 10,000 भी दे रहे हैं, उसको अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी से कैसे जोड़ें, राज्य की जीडीपी से कैसे जोड़ें, राज्य की एम्प्लॉयमेंट से कैसे जोड़ें। अगर हमारे पास ये प्लान है, और जैसा मैंने रॉबर्ट मिंज की परिभाषा आपको बताया पॉलिटिक्स की, कि हम उसके इकोनॉमिक कॉस्ट को अगर हम जोड़ सकते हैं तो उसके अनुसार हम चीज़ों को प्लान करेंगे, वो कदम हम देना चाहेंगे। जहाँ पर हमें लगेगा कि हम नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ हम लोगों को बताना भी चाहेंगे कि पब्लिक को एडुकेट करना भी पॉलिटिक्स का धर्म है। मेरी नज़र में आपके जीवन का सबसे, अगर मैं गलत हूं तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा, चुनौतीपूर्ण वक्त था जब धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ था और उपसभापति के रूप में आपको उस हॉट सीट पर बैठना था। थोड़ा बताइए कि अंदर का पॉलिटिक्स में क्या होता है, आज तक लोग समझ नहीं पाए, हुआ क्या? नहीं, अब आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि स्वास्थ्य कारणों से माननीय हमारे तत्कालीन सभापति जी ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद वो दायित्व कुछ समय के लिए मुझे सौंपा गया और मैंने उसका निर्वाह जो संवैधानिक मर्यादा और मूल्य उसके तहत पूरा किया। अंजना जी, तो क्या ऐसे ही मुस्कुरा के सबको खुश कर दिया? क्योंकि वहां सामने से तो बड़ा गुस्सा आता था, है? बहुत चैलेंज रहा होगा। उसके लिए संविधान में लेट डाउन नॉर्म्स हैं और संविधान से अधिक राज्यसभा के और लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं। हम सब उससे बंधे हुए हैं, जो पद चेयर पर बैठते हैं वो भी, और जो सदन की कार्रवाई में भाग ले रहे हैं वो भी। है वैसी गरिमा? गरिमा पे आप जरूर कभी सवाल उठा सकती हैं, पर उस गरिमा को कायम करने का दायित्व भी हम लोगों का। हाँ। तो कैसे समझाते कैसे हैं, मतलब क्या बोलते हैं? जो एक दो के साथ अच्छा हो तो उनको धीरे से तुम समझाओ यार। जी। नहीं, जो स्पष्ट जो वैधानिक प्रावधान है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, वही मैं अब चेयर से बताता हूं कि इस दायरे के अतिरिक्त मैं बाहर नहीं जा सकता, और हम सबके लिए कंपल्सन है, आपको भी मानना है, चेयर को भी मानना है। पत्रकारिता में भी कई लोगों का इंटरेस्ट होगा, तो उनके लिए ये टिप दीजिए कि एक पत्रकार होते हुए आप पॉलिटिशियन बने, बावजूद इसके जो हम लोगों ने आपके जीवन को देखा है, सर्वमान्य, सर्व की तरफ से सम्मान, सब कुछ मिलता है, तो कौन सी खूबी चाहिए जिससे ये मुमकिन किया जा नहीं, सके? कोई व्यक्तिगत द्वेष किसी के प्रति नहीं है। विचार हमारे अलग अलग हो सकते हैं, विचारों पर असहमति रख सकते हैं, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में वैचारिक असहमति उसकी ताकत है, ये रहना चाहिए। बाकी मर्यादाओं का पालन तो हमारे पार्लियामेंट में भी है, एटिकेट्स का पालन, और मैं यही लोगों से बार बार अनुरोध करता हूं कि भाई एटिकेट्स उसमें लिखा हुआ है। और यही पार्लियामेंट, आप देखें संविधान सभा में हम संविधान दिवस आज मनाते हैं, उससे जो सब कुछ सीखने का जो मर्म है वो एक ये है कि जो भी 2-2.5 वर्ष जो संविधान सभा की बैठक हुई, लगभग 3 वर्ष के आसपास, उसमें एक विवाद ऐसा नहीं था जिस पर वोटिंग हुआ। कभी बहिष्कार हुआ, कभी शोरगुल हुआ, कभी हंगामा हुआ, जबकि भारत लगभग हजारों वर्ष बाद एक हो रहा था और एक से एक सेंसिटिव इशूज थे। हम अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग अलग रीति रिवाज के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ आ रहे थे। तो अल्टीमेटली कुछ दौर के लिए, अगर मान लीजिए फिल्मों में भी देखती हैं आप, जीवन में भी वो सच है, उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमारा मकसद हमेशा रहना चाहिए कि हम आदर्शों को पुनः स्थापित करें, अगर आदर्शों से हम नीचे चले गए हैं। विपक्ष का कोई ऐसा नेता जिसके साथ आपकी समझ अच्छी है, और अभी मौजूदा जो आप विपक्ष के नेता देखते हैं, राज्यसभा में ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होता होगा, ऑफ भी, कौन आपको लगता है कि मतलब सही है? आप ये पूछें, मैंने असमंजस वाला सवाल नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट करूं, कोई ऐसा नहीं जिससे मेरा कोई निजी विवाद है, और मैं बैठता ही हूं। शायद मैं पहला डिप्टी चेयरमैन हूं जब चेयरमैन
अपने चेयर पर होते हैं तो मैं हाउस के अंदर बैठता हूँ, इसके पहले कोई हाउस में नहीं बैठता था। और मैं बैठता ही हूँ माननीय खड़गे जी के साथ, वह बहुत पुराने बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, उनसे कई चीज़ें सीखता हूँ। वो इस उम्र में सदन में जितनी मतलब ज़रूरत जितनी हो बैठते हैं, एक एक चीज़ को धैर्य से सुनते हैं। इसके पहले गुलाम नबी जी थी। गुलाम नबी जी मर्यादाओं को कैसे राजनीति में हमने समझा, बिल्कुल पढ़ा तो बहुत था, लेकिन यथार्थ तौर पर वो गुलाम नबी जी के साथ तीखे से तीखे सरकार पर प्रहार करते थे वो, लेकिन वो मर्यादा, वो शब्दों का गरिमा उसकी, वो आचरण, और हमेशा बैठने पर चीज़ों को सिखाते थे। उनसे भी बहुत कुछ मैंने सीखा। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं आपको नाम लूँ हर दल में। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन किसी को देना हो आपकी नज़र में वो कौन है? नहीं, ये द्वंद का सवाल होगा, क्योंकि मेरे लिए सभी इसमें बहुत ही और सत्ता अच्छे पक्ष की तरफ से कोई ऐसा हो जो समझदारी से, और सारे लोग मतलब मोस्टली एक चुनना मुश्किल है। हाँ, जैसे मैं शुरू करूं, अरुण जेटली जी थे जब वो थे, बहुत ही समझदार और बहुत अच्छे व्यक्ति। उसके बाद से लेकर अभी हमारे नड्डा जी हैं, ये सभी बड़े ही वेल बिहेव, बड़े समझदार लोग। और मैं आपको बताऊं कि सदन में जो हम सब बात करते हो, लेकिन सदन के अंदर जब सारे लोग अलग बैठते हैं, उसी वक्त उसी क्षण बहुत मर्यादित ढंग से आपस का विचार मंथन चलता है। चलते चलते यहाँ पर जितने युवा पीढ़ी और हर उम्र के लोग हैं, उनको कुछ मंत्र दीजिए कि आपसे, आपके जीवन से सबसे बड़ा टेक अवे उनके लिए क्या हो सकता है, जिसको वो अपने अंदर ऐसे ढाले कि उनको भी एक दिन ऐसी सफलता मिले। नहीं, मेरे जीवन से नहीं, पर जो चीज़ें श्रम का कोई विकल्प नहीं। नारायण मूर्ति जी ने अभी कहा 70 घंटे काम करो। मैं पढ़ा अखबारों में कि उनको ट्रोल किया गया, कहा गया दुनिया में श्रम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अपने जीवन को रिडिफाइन करना चाहते हैं, नया इतिहास लिखना चाहते हैं, नई इबारत, नई पृष्ठभूमि आप बनाना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, बिना श्रम के मुमकिन नहीं। और इतिहास पलट कर देख लीजिए, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अपने वैज्ञानिकों से लेकर उनका जीवन देख लीजिए। आप आज ही मैं कुछ ही दिनों पहले मैं न्यूटन को पढ़ रहा था, दांते को पढ़ रहा था। साहब, दांते और ये सब जो लोगों ने दुनिया को बदला, उनका जीवन पढ़िए, एक मिनट उनको जीवन में चैन नहीं मिला। परेशानी क्या होती है, चुनौतियां क्या होती हैं। गांधी को पढ़िए, किस तरह की वेदना से गुजरे। सरदार पटेल को पढ़िए, मेयर के रूप में किस तरह सरदार पटेल ने काम किया, रिमार्केबल। किस तरह से अपने पूरे परिवार को, मतलब मणिबेन थी उनकी लड़की जो उनके साथ कपड़े सीते थी, अविवाहित रह गई, उनका खर्च कैसे चले। अपने लड़के को साथ नहीं रहने दिया कि लड़का साथ रहेगा तो कभी कोई उनके नाम पर काम कर सके। देवर द स्टॉलवर्ड्स। बीपी मेनन की किताब है, ऐसे लोगों की बायोग्राफी पढ़िए। सरदार पटेल पर मेमोइर्स लिखा है। एक आदमी जो लगभग खद्दर की फटी गंजी पहनते हुए मॉर्निंग में वॉक कर रहे थे, और सोने से और हीरे से लगता कि राजा पीछे घूम रहे हैं, कैसे इस देश का एकीकरण। कैरेक्टर, ये चरित्र ही दुनिया को दिशा देता है। और भारत इस मामले में धनी रहा है, आध्यात्म के रूप से भी और साहित्य के रूप से भी। हमारे यहाँ चरित्र रिडिफाइन चीज़ों को करता रहा है। चरित्र, अध्ययन, श्रम, यही चीज़ें हमें जीवन में अपने गांव में मिली। रामायण महाभारत की सीख मिली, गीता से बहुत कुछ जानने को मिला। वही चीज़ें हैं जो आपको भी आगे ले जाएंगी।